हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि सारे अच्छे होंगे। भाई, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर साइंस का, उसकी बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया है। कंप्लीट एनसीईआरटी के अंदर जो जो पॉइंट्स है वो आपको सारे डिटेल में आपको बता दिए गए हैं। सबका मीनिंग आपको समझा दिया गया है। आपको कहीं से कोई किताब और सब चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग एक एक पॉइंट पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, क्या होती है मेटल और नॉन मेटल? भाई, हम लोगों ने ना पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, नाइन्थ क्लास के अंदर। आप लोग नाइन्थ पास करके आए हैं, तो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा कि हम लोग भाई एलिमेंट्स को ना क्लासिफाई करते हैं। मैं आपको एक चीज थोड़ी सी दिखा देता हूं, है ना। मैं सीधी सी आपको सीधा सीधा आपको समझ में आए और उस तरीके से मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं कि आपको डायरेक्टली चीजें ना समझ में आए, है ना। आप कोई चीजें कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में। आप ऐसी कोई चीज, मतलब वो नहीं कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि आप अपने भाई से पढ़ रहे हो और सीधी सीधी बातों के ऊपर बात करते हैं। देखिए भाई, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। एक सेकंड का आप मुझे टाइम देंगे? ये देखो, ये मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा रहा हूं। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी। अब ये पीरियोडिक टेबल जो है हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी हुई है। ठीक है, यहां पर मेरे भाई आप लोग देखेंगे, ये वाली जो लाइन है ना, ये है जिगजैग लाइन। ये एक लाइन है जिगजैग लाइन। ठीक है, यहां पर बोरोन है, यहां पर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलेनियम है, पोलोनियम है। इससे इधर जितनी भी चीजें हैं ना अपनी, इधर इधर वाली चीजें, जो भी इधर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या है मेरे भाई? इधर वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नॉन मेटल है। यानी ये सारी चीज नॉन मेटल है। और इससे इधर इधर की तरफ जो है ना, ये क्या है? अपनी मेटल है। क्या है बच्चा लोग? मेटल है। ठीक है ना। हाँ, ये सारी की सारी बच्चा मेटल्स है, जितनी भी है ना सारी की सारी मेटल्स है। और इस जिगजैग लाइन से इधर जो है वो नॉन मेटल है। तो गुरुजी ये क्या है? तो ये है मेरे भाई मेटलोइड। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में फंसी हुई चीज मेटलोइड है। ठीक है ना। तो समझ में आई? चलिए, इन्हीं के बारे में आज हमें चर्चा करनी है भाई। इन्हीं के बारे में हमें जानना है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्लास 9th में आप लोगों ने सीखा है कि एलिमेंट को हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। ठीक है ना। तो जब क्लासिफाई कर रहे थे तो उस समय हमारे पास दो चीजें आई थी। एक मेटल आई थी, एक नॉन मेटल आई थी, तीसरी चीज आई थी मेटलोइड। ठीक है, मेटलोइड के बारे में चर्चा नहीं करनी, हमें मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में चर्चा करनी है। आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। देखिए भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि ये चीजें हमारे सामने दिखने में कैसी है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सीधे सीधे तरीके से बात करें तो जो मेटल्स है ना उनके साथ ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल के पास कम फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखिए, जैसे कि हम बात करें, देखिए अगर ये सारी सारी कहानी अगर मैं आपको पढ़ाऊं, ठीक है, सारी की सारी कहानी मैं आपको पढ़ाऊं, इससे अच्छा मैं आपको ना सीधा सा पॉइंट पे बात करता हूं। ठीक है ना। ये देखो डक्टिलिटी है जिस तरह से, है ना। देखिए, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल की, है ना, कि मेटल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सीधे सीधे मुद्दे पे बात करेंगे कि भाई जब मेटल्स जो होती है ना वो दिखने में कैसी होती है और उनके पास कैसी कैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो भाई सबसे पहले तो मेटल्स जितनी भी होती है ना भाई, जितनी भी मेटल्स होती है, सारी की सारी मेटल्स, बहुत सारी, आयरन मेटल, कॉपर मेटल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल्स दैट आर इजिली अवेलेबल। हमारे पास बहुत सारी मेटल जो है वो अवेलेबल है भाई। ये कह रहा है कि उन मेटल्स को ना हम लोगों को अगर ध्यान से हम लोग इन मेटल्स को देखें साहब, तो इन मेटल्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जिसकी एक प्रॉपर्टीज होती है कि ये मेटल जो होती है ना, इन सभी मेटल्स के अंदर क्या होती है मेरे भाई? हार्डनेस होती है। क्या होती है? जितनी भी मेटल्स होती है, सभी की सभी मेटल्स क्या होती है बच्चा? मोस्टली मेटल्स क्या होती है? कठोर होती है, हार्डनेस होती है इनके अंदर। ठीक बात है सर? ठीक है सर। यू विल फाइंड सम मेटल्स कैन बी बिटन इनटू द सीड्स, दिस प्रॉपर्टीज कॉल्ड मेलेबिलिटी। ठीक है सर। कुछ मेटल्स क्या होती है, मतलब मेटल्स क्या होती है? हार्ड होती है, कठोर होती है। लेकिन ये कह रहा है कि कुछ मेटल्स ऐसी होती है जिनको हम लोग पीट पीट कर उनके सीड्स बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। यानी कि मेटल्स के अंदर क्या होती है? मेलेबिलिटी होती है ना। चलिए, ये कह रहे हैं डिड यू नो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलेबल मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, गोल्ड और सिल्वर। मैं कह रहा हूं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना,
आपका कोई भी पॉइंट जो है वो छूटेगा नहीं भाई, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ये कह रहा है गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर जो है ना, यानी सोना और चांदी जो है वो सबसे ज्यादा है मेलेबल। ठीक है, आगे बात करते हैं। यह कह रहा है द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉ इनटू द वायर्स। देखिए ये कह रहा है कि मेटल जो होती है हम इनको ना वायर्स में चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनके हम लोग क्या बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चा, डक्टिलिटी। और जो डक्टिलिटी है ना भाई, वो सबसे ज्यादा जो डक्टिलिटी है वो है भाई साहब किसकी, गोल्ड की। किसकी है, गोल्ड की। कि 1 ग्राम गोल्ड जो है ना, 1 ग्राम गोल्ड 2 किलोमीटर लंबी क्या बना सकता है भाई साहब, तार बना सकता है। 1 ग्राम सोना जो है वो 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकता है। आप जो भी चीज पढ़ते हैं ना भाई, वो सब आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, बस आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए यहां पर आ गया हूं आपका भाई, कोई दिक्कत नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज बिकॉज दियर मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। इसके लिए कह रहा है कि जो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी होती है ना, ये अपनी मेटल्स को अलग अलग शेप दे देती है, अलग अलग आकार दे देती है, जैसा हमको चाहिए। ठीक है ना भाई। चलिए, ये कह रहा है कैन यू नेम सम मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती है जो हमारे खाने बनाने वाले बर्तन से इस्तेमाल बनाते हैं, तो अलग अलग शेप दे देते हैं ना भाई। क्यों दे देते हैं, क्योंकि वो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के कारण ऐसा होता है। ठीक है ना। चलिए, जिस तरह ये है, ये मेटल वायर है, जब हम इसको आग लगाएंगे तो इसको हम कितना भी पतला लंबा खींच सकते हैं, बना सकते हैं, हार्ड बना सकते हैं, कैसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है साहब, आगे कहते हैं। अब क्या होता है साहब, देखो बहुत सारी ऐसी मेटल्स होती है, अगर आप मेटल्स को एक साइड से गर्म करें, यहां देखो, अगर इस मेटल को हम गर्म करेंगे तो पूरी मेटल गर्म हो जाएगी, यानी कि ये क्या है, कंडक्टर भी है। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सॉरी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं हो रही, सॉरी हीट की बात हो रही है। यहां पे कह रहा है कि जो मेटल्स है ना भाई, जितने भी मेटल्स हैं वो अपनी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये क्या है सर, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है कि इनका जो गलनांक बिंदु है ना वो बहुत उच्च होता है, मतलब इतना जल्दी पिघलती नहीं है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। अब लोहा है, मान लो ये लोहे की चीज है, इसको आप गर्म करेंगे, पिघलेगी नहीं ना, नहीं पिघलेगी ना, बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर के पिघलती है, यानी कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। लेकिन मेरे दोस्त ये कह रहा है द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं बेस्ट कंडक्टर होते हैं, ये बात भी आपको बड़ी ध्यान रखनी है, एक नंबर में पूछी जा सकती है। लेकिन आपको जब डिटेल हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे तो वहां भी आपको ये बात लिखोगे तो आपको इसके एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर 2 चीज आपको याद रखनी है मेरे दोस्त, वो है क्या, लेड एंड मरकरी। ये 2 चीज आपको याद रखनी है। लेड जिसे हम शीशा कहते हैं, मरकरी जिसे हम पारा कहते हैं, आर द कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। इनके अंदर से हीट नहीं चल सकती। अगला कह रहा है डू मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखते हैं सर क्या मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इसने कहा कि भाई साहब ऐसे आप करो, आपने एक बैटरी ली, यहां पर आपने एक बल्ब लिया, आपने तार लगाया, यहां पर आपने एक मेटल की ना क्लिप लगा दी। जैसे इन क्लिप को आप ज्वाइंट करेंगे, आप कुछ भी लगा सकते हो, आप बाल पिन लगा सकते हो। ठीक है, आपने जैसे ही कनेक्ट किया ये बल्ब जो है जल गया, मतलब यहां से बिजली आ रही है भाई इसके अंदर। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब ये जो है, ये क्या है, हीट की जो है कंडक्टर होती है। इसीलिए तो दोस्त अपने जितने भी वायर होते हैं, जितने भी तार होते हैं, वो सारे के सारे तार जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, तांबे के तार होते हैं, या फिर एल्यूमिनियम के तार होते हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी होगी सर, इस तार के ऊपर ना एक वायर लगी होती है, इस तार के ऊपर एक वायर लगी होती है जो कि लगी होती है अपनी पीवीसी। किसकी लगी होती है, पीवीसी की वायर लगी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और अगर इस वायर को हम पकड़ लेते, ये वायर देखो, इसके अंदर कॉपर है लेकिन इस वायर के ऊपर पीवीसी पाइप लगी हुई है, इसको जैसे ही हम लोग पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब बच्चा जो पीवीसी पाइप है ना, इसके अंदर रबड़ है, इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर नॉन मेटल्स बने हुए। तो नॉन मेटल वो है जिसके अंदर हीट जो है, हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारे खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, है ना, उनके जो हैंडल होते हैं, आप हैंडल को आराम से पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर से हीट जो है वो पास नहीं होती, क्योंकि वो नॉन मेटल के बने हुए हैं, रबड़ या प्लास्टिक के बने हुए। और रबड़ और प्लास्टिक किसके बने होते हैं बच्चा,
कार्बन के बने होते हैं, ठीक है। सेकंड और मस्त चीज क्या होती है कि जो मेटल्स होती है ना भाई, दीज आर द सोनरस। क्या होती है बच्चा? सोनरस होती है। इसका मतलब क्या है कि भाई मेटल्स प्रोड्यूस ए साउंड ऑन स्टिंग ए हार्ड सरफेस। जब भी भाई मेटल के ऊपर आप कोई टच करते हैं, ठीक है, आप मेटल के ऊपर टच करते हैं तो टन की आवाज आती है। इसका मतलब उसके अंदर से हीट प्रोड्यूस भी कर सकती है और उसके अंदर से हीट जो है वो चल भी सकती है, सोनरस होती है, ठीक है। आइए बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल की बात करें तो बच्चा कह रहा है कि नॉन मेटल्स लर्न नॉन मेटल कम सम एग्जांपल्स, ये कुछ एग्जांपल दिए हुए इन्होंने। हाँ, एक चीज बच्चा आपको यहां पर बड़ी ध्यान रखनी है कि सर देखिए नॉन मेटल्स जो होती है वो भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, मेटल्स होती है वो भी अलग अलग कैटेगरी की। लेकिन नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी नॉन मेटल्स होती हैं वो गैसीय स्टेट में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन कई सारी नॉन मेटल ऐसी होती है जो कि सॉलिड भी होती है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है कि ब्रोमाइन, ब्रोमाइन जो होता है ना बच्चा, या ब्रोमीन कह लो, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। वहीं अगर मेटल की बात करें तो वहां पर होता है मरकरी, Hg, मरकरी, ठीक है ना। मरकरी जो होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है, वो लिक्विड स्टेट में होता है। ये दो ही चीज है जो लिक्विड स्टेट में, एक है ब्रोमीन और एक है मरकरी, बस। इसके अलावा सारी या तो गैस है या तो सॉलिड है। बहुत अच्छी बात। ये कह रहा है डू नॉन मेटल्स आल्सो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर टू द मेटल? नहीं, नहीं है सर, सिमिलर नहीं है। आप लोग अगर इनको ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होता है, मेटल्स क्या है, मेटल्स जो है मोस्टली क्या है, हार्ड है, ठीक है। यहां वाले जो पॉइंट्स है ना बच्चा, एक एक आपको याद रखनी है। ये कह रहा है ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये जो पॉइंट है ना बच्चा, ये आपकी 5 नंबर का जो पर्सन आएगा आपका, उसमें काफी हेल्प करेंगी कि इनकी प्रॉपर्टीज आप लिखो। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या लिखेंगे, देखो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। क्योंकि सर मरकरी जो है ना भाई वो किस में है, वो लिक्विड में है। इसमें दोस्त लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। हाँ, ये कह रहा है यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। बहुत जल्दी इनका क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होती, गलती नहीं है। बट दोस्त यहां पर आप लोग देखेंगे गैलियम, गैलियम और सीजियम, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आप लोग अपने पेपर में लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। देखिए गैलियम और सीजियम जो होता है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है। इनको आप जैसे ही आप हथेली पर रखते हैं, पाव यहां पर रखते हैं तो रखते ही क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो नियर अबाउट होता है 29 डिग्री सेल्सियस, लगभग 29 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और हम लोग जानते हैं कि जो रूम टेम्परेचर होता है दोस्त वो होता है 25 डिग्री, तो उससे तो 4 डिग्री ज्यादा हुई ना। लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 36 डिग्री, 36.8 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाती है, यहां से ज्यादा हो गया ना, इसलिए वो पिघल जाती है। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वो भी सॉलिड है, बाद में पिघल जाती है। तो ध्यान रखना, इनको लिक्विड नहीं कहेंगे, जरूर ये पिघल जाती है लेकिन लिक्विड नहीं कहेंगे। अगला बात है, सर कह रहा है आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इट लस्टर्स। देखिए भाई क्या होता है, जो मेटल्स होती है ना उनके अंदर चमक होती है भाई, धातुएं चमकती है ना। देखिए ये धातु की बनी हुई है, ये चमक रही है, ये धातु की बनी हुई है, ये चमक रही है। आपने आसपास देखा होगा धातु की बनी हुई चीजें, मेटल की बनी हुई चीजों में लस्टर होता है, चमक होता है, लेकिन नॉन मेटल में नहीं होता। एक नॉन मेटल ऐसा भी है जिसके अंदर लस्टर है, जिसके अंदर चमक है, और वो है आपका आयोडीन। आयोडीन चमकता है भाई, है ना। अगला सवाल देखो, कार्बन इज ए नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल है, दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म में होता है, डायमंड है, और भी बहुत सारी फॉर्म है, कोयला भी कार्बन ही है। लेकिन यहां पर हम बात करें तो यहां पर एक ऐसा कार्बन है भाई जो ग्रेफाइट, ये एक्सेप्शन है भाई। वैसे क्या होता है देखो, किसी भी नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। हमने देखा रबड़ में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, किसी भी नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। दीज आर द बैड कंडक्टर, उनके अंदर से विद्युत धारा पास नहीं होती। लेकिन यहां पर ग्रेफाइट जो है मेरे दोस्त वो एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट के अंदर विद्युत धारा पास होती है। क्यों होती है ये हम समझेंगे आगे चल के, कहां पर, जब हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे तब, ठीक है साहब। चलिए अगला पॉइंट, ये कह रहा है एल्कलाई मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सॉफ्ट होती है। हमने अभी भी पढ़ा कि मेटल जो होती है वो हार्ड होती है भाई, मेटल्स जो होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है भाई। लेकिन ये जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या होता है, सॉफ्ट है, सॉफ्ट मेटल है। इतने सॉफ्ट मेटल है कि इनको हम लोग ना नाइफ से कट कर सकते हैं, है ना, कट विद नाइफ, चाकू से काट सकते हैं।
अब जो पॉइंट पढ़ते हैं ना सब एनसीईआरटी के अंदर लिखा हो, है ना। दे हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। डेंसिटी मतलब ये पानी के ऊपर तैरती है और मेल्टिंग पॉइंट मतलब बहुत जल्दी पिघल जाती है। ठीक है, चलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने बात की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल नॉन मेटल। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। भाई सीधी सीधी बात है, देखो मेटल के पास जो जो प्रॉपर्टी थी ना वो नॉन मेटल के पास नहीं है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं, वो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर वो प्रॉपर्टी मेरे भाई नहीं है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, यानी केमिकली ये चीजें किस तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिए हुए, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम सब लिए हुए। आइए इनकी रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ट इन एयर। जब मेटल को किसी हवा में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। भाई जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो भाई साहब क्या होता है, जब मेटल्स को एयर में जलाया जाता है, इसका मतलब मेटल्स की रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बन जाता है दोस्त, मेटल ऑक्साइड बन जाता है। सिंपल सी बात है। ये कॉपर है, आप कॉपर को जलाएंगे तो आपके पास ब्लैक कलर का क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा कॉपर। ठीक है सर। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को आप जलाओगे आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। सिंपल है ना, जब ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्साइड बनेगा, सिंपल सी बात है ना। ये एल्यूमिनियम है, इसको एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अभी एसिड की बात ही नहीं हो रही तो काहे को एसिड मिलाया, है ना। देखिए वाटर की बात बाद में करेंगे। पहले यहां पर मैं आपको एक बात समझाता हूं यहां पर कि सर देखो, जब भी किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई, हमारे पास बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है दोस्त, मेटल ऑक्साइड बनता है ना, क्योंकि सर मेटल है, ऑक्सीजन के साथ मिलेगी मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं सर, मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो सारे के सारे किस नेचर के होते हैं भैया, बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन यहां पर दो मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं दोस्त, जिसके अंदर होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि सर ये दोनों तरह से नेचर फॉलो करता है। इनके अंदर एसिडिक नेचर भी है, इनके अंदर बेसिक नेचर भी है, तो इसको बोलते हैं हम एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड बनाएगी, और उसकी क्या प्रॉपर्टी है वो सारी चीजें यहीं पर लिखी हुई है। ठीक है ना, आप उसको सिंपली समझ सकते हैं बच्चा। ठीक है, ये कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, कि सर जब हमारी मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या होगा, आइए समझते हैं। देखिए भाई सिंपल सी बात बताऊं कि हर एक मेटल जो है ना वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, हर एक मेटल जो है वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। अच्छा सर, तो सर क्या होता है, कुछ मेटल जो होती है जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है वो डायरेक्टली अपने पानी के साथ रिएक्शन कर लेती है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर लेती है, और क्या बना देती है बच्चा, मेटल ऑक्साइड बना देती है, और इनसे हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। ठीक है, और मेटल ऑक्साइड होता है फिर वो पानी के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सिंपल सी बात है ना। ये कह रहा है मेटल लाइक्स पोटेशियम सोडियम रिएक्ट्स विद वॉयलेटली विद कोल्ड वाटर, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा तेज है भाई, ये तुरंत रिएक्शन कर देगी। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट कैन इवोल्व हाइड्रोजन इमीडिएटली, है ना, कैचेस फायर। ये कहता है सर सोडियम और पोटेशियम जो है ना ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि वॉयलेट हो जाती है, धमाका करती है एकदम से बूम, और जो हाइड्रोजन निकलता है ना वो आग पकड़ लेता है। ये कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वॉयलेट। कैल्शियम का जो रिएक्शन होता है वो पानी के साथ लेस वॉयलेट होता है। द हीट इवोल्व नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। इसमें जो हाइड्रोजन निकलती है वो आग नहीं पकड़ सकती बच्चा, तो इसीलिए बच्चा कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म। तो इसीलिए बच्चा जो बबल्स निकलते हैं उस वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करती है, तैरती है साहब। ठीक है, अगला कह रहा है मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद अ कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम जो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। जो भाई गर्म पानी से नहाएंगे हम, सर्दी है भैया नहीं नहाते,
वो लोग ठंडे पानी से नहा लेते हैं, नहीं नहाती, इसकी अपनी मर्जी है ना। और ठंडे पानी के साथ रिएक्शन, गर्म पानी के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी फ्लोटिंग करना स्टार्ट कर देती है। अगला कह रहा है कि मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर। ये कहते हैं कि हम ना ही तो ठंडे पानी से नहाएंगे भैया, ना ही गर्म पानी से नहाएंगे, हम नहाएंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे, ये करेंगे बच्चा भाप के साथ रिएक्शन। हम भाप से ऐसे 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 मुंह हाथ धोलेंगे, काम चल जाएगा अपना, है ना। तो ये जो मेटल्स होती है बच्चा भाप के साथ रिएक्शन करती है। उसके बाद कह रहे हैं मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये रिएक्शन ही नहीं करते भाई। ये कहते हम नहाते नहीं, हम मुंह भी नहीं धोते भाई, हमें पानी से मतलब ही नहीं है। तो आपसे पूछे ऐसी कौन सी मेटल है जो रिएक्शन नहीं करती, तो लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये जो ऐसी मेटल भाई जो पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती, ठंडा गर्म भाप कुछ ले आओ इनके पास, कोई रिएक्शन, ठीक है, गुड। अगला कह रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है। ये कह रहा है हम लोग एसिड वाले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो कि वो साल्ट बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है, कल वाली क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है, साल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। बट डू ऑल मेटल रिएक्ट विद सेम मैनर्स, देखते हैं सर। हम लोगों ने देखा कि साहब हम लोग जैसे ही देखते हैं तो हमने देखा कि कुछ मेटल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, बहुत तेजी से रिएक्ट करती है, कुछ मेटल जो होती है वो रिएक्शन नहीं करती, है ना। जिस तरह से कॉपर है, कॉपर रिएक्शन नहीं करती, है ना। गोल्ड है, गोल्ड रिएक्शन नहीं करती। क्यों नहीं करती सर, है ना, क्यों नहीं करती, इसके बारे में समझेंगे। हाउ डज मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल, ये कह रहा है कि मेटल को अगर दूसरी मेटल के साल्ट के साथ मिला दें तो क्या होता है, देखते हैं। यहां पर देखो, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा है। यहां पर अब बच्चा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का। इसके अंदर हमने एक लोहे की कील डाल दी भैया। थोड़ी देर बाद हम क्या देखेंगे कि जो सल्फेट है ना, सल्फेट जो सल्फेट है वो इस लोहे की कील के साथ मिल गया और यहां पर अकेला कॉपर छोड़ दिया इसने। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में इसी रिएक्शन को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया भाई। ये लोहे की जो कील है वो ऐसी हो जाती है दोस्त, मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। तो इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें हर जगह तो नहीं होता लेकिन मोस्टली चीजों में होता है, वो उस चैप्टर में मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ है। क्या होता है भाई, एक मेटल है ए, साल्ट सॉल्यूशन हो दूसरी मेटल का, जिस तरह कॉपर सल्फेट है, तो क्या होगा, साल्ट सॉल्यूशन वो बन जाएगा ए का, यानी ये सल्फेट जो है ना वो इसके साथ चली जाएगी और जो मेटल बी है वो अलग हो जाएगा। वहीं बच्चा हम लोगों ने बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी कि कॉपर सल्फेट रिएक्शन करता है Fe के साथ और बन जाता है बच्चा FeSO4। इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। प्लस में ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे लिखते हैं इन रिएक्शंस को, इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। हालांकि मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहां पर हम और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और साथ में बच्चा लोग क्या निकल जाता है, कॉपर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं कि ये जो SO4 सोल्ट है ना, ये किसके साथ चला गया, ये फेरस के साथ चला गया, है ना, और कॉपर अपना अलग रह गया। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि बच्चा उनकी ना रिएक्टिविटी ज्यादा थी, किसकी, आयरन की, इसीलिए जो सल्फेट है वो आयरन के साथ चला गया। अब जरा इस रिएक्टिविटी को थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चा लोग, क्या होता है ये देखो। ये रिएक्टिविटी की सीरीज अपने को दे रखी है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। ये क्या है, ये सब रिएक्टिविटी है। और सबसे कम जो है वो गोल्ड है, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, कॉपर, ये सब कम है और ये ज्यादा हाई रिएक्टिव। ये इनकी सीरीज है। ओके 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 ओके, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात है बच्चा। ये कह रहा है हाउ डज मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करती है तो क्या होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा लोग। ये इसकी मैं सीधी पॉइंट पर आता हूं बच्चा। देखिए ये आपको दे रखे हैं कुछ नंबर्स जो आप लोग 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। यहां पर नोबल गैसेज है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है। इनके अंदर देखो इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। इनके अगर आउटर सेल में देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 है। लेकिन वहीं अगर मेटल्स की बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, इसके आउटर सेल में देखें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। वही नॉन मेटल के देखें
5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। तो हमें यहां से एक बात समझ में आई दोस्तों, क्या समझ में आई, जो कि कहानी यहां पर समझा रहा है। देखिए भाई, आपको ना एक सिंपल सी बात बताता हूं, सीधी सी बात, लंबी चौड़ी घुमा फिरा के बात नहीं बताता। एक नियम होता है दोस्त, ऑक्टेट रूल। क्या होता है? ऑक्टेट रूल होता है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा 9th क्लास में, मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर किसी भी एटम के आउटर सेल में, अगर भी किसी भी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने आप में क्या है दोस्त? स्टेबल है। अपने आप में क्या है? वो स्टेबल है। ठीक है साहब, स्टेबल है, तो उसे किसी के साथ रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मेरे भाई, यहां पर जो नोबल गैसेस दी हुई है ना, देखो ये जो नोबल गैसेस दी हुई है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते साहब। लेकिन भाई क्या होता है, अगर कोई भी एटम किसी के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं सोडियम की। सोडियम के पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। इसके पहले सेल में 2 आते हैं, फिर 8 आते हैं, फिर 1 आता है, यानी कि इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे भाई? 1 इलेक्ट्रॉन। वही मैग्नीशियम की बात करें तो कितने हैं? 2। एल्यूमिनियम की बात करें तो 3। पोटेशियम की बात करें तो 1। कैल्शियम की बात करें तो 2। अब एक बात बताओ, सिंपल सी बात, अगर इनको अपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, इसको ही मान लो, इसी को मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसको लेते हैं, इसे 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, तो इसके पास 2 तरीके हैं। या तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बच्चा? ये गेन कर ले। 7 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले बच्चा? लोग गेन कर ले। या फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे बच्चा? लूज कर दे। अब आप खुद बताओ, आप समझदार हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बताओ इसके लिए कौन सा रास्ता सही है? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना के साथ लेना? आप कहोगे गुरुजी 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तो इसीलिए बच्चा यहां पर देख लो, इसके पास भी यही ऑप्शन है, 6 ले ले या 1 छोड़ दे। इसके पास भी ये, इसके पास भी, इसके पास भी। तो इसीलिए मेरे दोस्त, मेटल जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्योंकि इनके पास इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। तो इसीलिए बच्चा लोग क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैं इसके लिए आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया नई चीजें भी कौन कैसे इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट छोटी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता देना। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी समझ रहे हैं, तो हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। अगर इसको और डिटेल में आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको पूरा डिटेल समझा दूंगा, एक एक एग्जांपल लेके समझा दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। भाई आपका चैनल है, अपना चैनल है, आप जैसा चाहते हैं ना आप कमेंट कर दिया करो बस, और कुछ भी नहीं करना, आप बस कमेंट कर दिया करो, या आप मुझे इंस्टाग्राम मनदीप गोधारा ऑफिशियल पर मैसेज करके कह दिया करो कि भाई इसकी वीडियो चाहिए, सिंपल, उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। चैनल आपका चैनल है, अपना चैनल है, शेयर करना है और अपने बच्चों के पास भेजना है और सब्सक्राइब करना है। यहाँ सब चीज मिलेगी आपको, जो नहीं समझ आता वो समझाऊंगा आपको, विज्ञान का एक एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा। विज्ञान के अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आता, भाई के पास मैसेज करो यार, क्या दिक्कत है ना। चलिए सिंपल आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा ही खेल होता है नॉन मेटल के साथ। देखो भाई, नॉन मेटल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना दोस्त, नॉन मेटल को ध्यान से देखेंगे तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 6, इसके पास 7, इसके पास 5, इसके पास 6, इसके पास 7। अब इनको भी 8 बनाना है। अब इसके पास या तो 5 छोड़ दे या 3 इलेक्ट्रॉन ले ले। अब आप समझदार आप हैं कि 3 लेना आसान है कि 5 छोड़ना। सिंपल सर, 3 लेना आसान है, इसीलिए बच्चा इसके पास भी 2 लेना है, इसको 1 लेना है, इसको 3 लेना है, इसको 2 लेना है, इसको 1 लेना है। तो इसीलिए मेरे दोस्त, नॉन मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं दोस्त? गेन करते हैं, ग्रहण करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन आ गया तो आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो इसीलिए बच्चा लोग नॉन मेटल के ऊपर हमेशा, जिस तरह क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज दिखेगा, ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज दिखेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए है भैया, इलेक्ट्रॉन लेने पे नेगेटिव चार्ज आता है दोस्तों, ठीक है ना। समझ गए कहानी? एक एग्जांपल ये दिया हुआ है। जिस तरह सोडियम, सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, देखो इसने छोड़ दिया, इसके पास 8 हो गए बाहर में स्टेबल। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके पास कितने हो गए? 8 हो गए।
और इन्होंने मिलकर NaCl बना लिया, है ना। और ये जो NaCl बन गया, ये इसको बोलते हैं बच्चा सोडियम क्लोराइड, है ना, बस। और ये जो इसमें क्या हुआ बच्चा, देखो इस सोडियम क्लोराइड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्त। इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं सर? इसके अंदर है दोस्त, एक तो है Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है। जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसको बोलते हैं एनायन, आपने पढ़ा है 9th क्लास में। और जब आयन दोनों आपस में मिलते हैं तो इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड, अनेकों प्रकार के क्लोराइड। ये देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसने 2 छोड़ दिए। क्लोरीन के पास 1 चाहिए, क्लोरीन ने 1 ले लिया। लेकिन यहां पर देखो एक इसने क्लोरीन को दे दिया 1, अब इसके पास 1 और बच गया, इसने इस क्लोरीन को दे दिया, तो Mg तो 1 है, लेकिन Cl कितना बन गया? 2 बन गया। ये मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आप 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन भाई ये जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं ना, आयनिक कंपाउंड मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल, इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड सीधी भाषा में। इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, इनके कुछ गुण धर्म है। आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। बहुत सारे हैं यहां पर, बहुत सारे, CaCl2, CaO, MgCl2, NaCl, LiCl, है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो भाई साहब, इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो, ये 1074 डिग्री केल्विन पे पिघलता है, ये 887 डिग्री, 1045 डिग्री, 2850 डिग्री, 951 डिग्री पे पिघलते हैं साहब। बॉइलिंग की तो बात ही मत करो, उबलना तो बहुत दूर की बात है सर। यानी कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो इतने बहुत ज्यादा हाई होते हैं सर। क्यों सर इतना, ऐसा क्यों? क्योंकि साहब देखो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन, किसी के पास फालतू था, मान लो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन फालतू था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब क्या वो वापस लेगा? नहीं लेगा सर, तो बॉन्ड बना रहेगा साहब। ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना सर, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसमें आपस में इलेक्ट्रॉन की वापस से लेना देनी नहीं होती, क्योंकि ये बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर में कह रहा है कि आयनिक बॉन्ड होते हैं ना, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, जो मैं अभी बता रहा था आपको ना। दीज कंपाउंड्स आर ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाई। ये कहता है अगर इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे तो टूट जाएंगे, बट ये स्ट्रॉन्ग बहुत होते हैं। अगला कह रहा है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है। कारण कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इतना जल्दी टूटेंगे नहीं, इतना जल्दी पिघलेंगे भी नहीं, इतना जल्दी भाप भी नहीं बनेगा। ओके, ये कह रहा है सोल्यूबिलिटी, ये कह रहा है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्वेंट एज ए केरोसिन, पेट्रोलियम। तो बच्चा ये ना पानी में तो घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल के अंदर नहीं घुलती। ये क्लास आप 11th क्लास की केमिस्ट्री में इन चीजों को समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। वो है पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, वो वाली बातें हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अगला कह रहा है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई इनके अंदर ये क्या होता है, जब सॉलिड फॉर्म में होते तो इनके अंदर कंडक्टर नहीं होते, ये बैड कंडक्टर होते हैं। बट जब इनकी जो मॉल्टन फॉर्म है, जब इनको पिघला दिया जाए, जब इनको पानी में घोल दिया जाए, तो इनके अंदर से करंट चलने लग जाएगा। सीधी सी बात यही कह रहा है पूरी कहानी के अंदर, आप पढ़ के देख लेना सर। उसके बाद कह रहा है अकरेंस ऑफ मेटल। यह मेटल कहां से आई? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी सिंपल सी बात बता देता हूं बच्चा लोग, कि भाई मेटल हमारी कहां से आती है। तो सर मेटल की आने की अगर बात करें ना, तो जितनी भी मेटल है वो सारी की सारी मेटल हमारी कहां से आई थी? वो सारी की सारी मेटल जो है ना, वो अर्थ क्रस्ट से आई थी, धरती के अंदर से सारी मेटल आई। मेजर सोर्स ऑफ मेटल सी वाटर, पानी, समुद्र में भी बहुत सारी मेटल हमारी निकलती है, ठीक है ना। अच्छा, जो हम धरती से नेचुरली जो हमारे पास मेटल निकलती है ना, उन मेटल्स को हम लोग एक नाम से जानते हैं, या जो भी चीजें हम लोग नेचुरली निकालते हैं उसे हम लोग मिनरल के नाम से जानते हैं, खनिज, मिनरल, ठीक है। ओके, एट सम प्लेस मिनरल कंटेंट्स वेरी हाई पार्टिकल्स, है ना। ये कह रहा है देखो, जो भी हम धरती से खोद के चीजें निकालते हैं ना, उन सभी चीजों को हम कहते हैं मिनरल। और कई जगह पे क्या होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो मेटल का कंटेंट्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए जो मेटल का कंटेंट ज्यादा होता है ना, उसे हम लोग और कहते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब कह रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कि मेटल को कैसे निकालें। भाई पहले तो हम इसको खोद खोद के निकाल लेंगे, निकालने के बाद क्या करेंगे, निकालने के बाद बच्चा हम लोग इनको थोड़ा सी कहानी से, एक डायग्राम से, इस डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा। क्या करेंगे दोस्त, हम जितने भी मेटल्स निकलेंगे ना,
जितने भी मेटल्स के ओर निकलेंगे, ओर मतलब जिसके अंदर मेटल होती है, ठीक है, उनको कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम उनमें से ना इंप्योरिटीज को अलग करेंगे, अशुद्धियों को अलग करेंगे। ये जो पॉइंट है ना बच्चा कि कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, इनके बारे में मैं आपको मेटलर्जी के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है ना, आपको पूरा समझा दूंगा एक वीडियो में कि मेटलर्जी एक्चुअल में कैसे होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा अलग कर लेते हैं हम लोग, यानी कि बिजली के द्वारा उनको अलग कर लेते हैं, है ना। जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं वो कार्बोनेट की फॉर्म में आते हैं या सल्फाइड की फॉर्म में आते हैं। जो कार्बोनेट होते हैं उनको कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन मतलब इनको बिना ऑक्सीजन के गर्म करते हैं और इनका क्या बना देते हैं, ऑक्साइड बना देते हैं। जो सल्फाइड होते हैं इनको रोस्टिंग, रोस्टिंग यानी कि इनको ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं और इनका ऑक्साइड बना देते हैं, और फिर उसका करते हैं रिडक्शन, जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, और फिर अपने पास आ जाती है प्योर मेटल। ऐसा ही होता है जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सॉरी लो रिएक्टिव मेटल होती है, उनके सल्फाइड होते हैं और उनको सीधा गर्म करके मेटल बना के रिफाइन कर लिया जाता है दोस्त, ठीक है ना। एनरिचमेंट ऑफ ओर, वही ओर को एनरिचमेंट कैसे करते हैं। एनरिचमेंट का मतलब होता है कि ओर के अंदर से हम अशुद्धियों को कैसे, देखो दोस्त ओर जो होती है ना, ओर का मतलब होता है हिंदी में इसे ऐसा कहते हैं, और एक ऐसा खनिज होता है, ऐसा मिनरल होता है। क्या होता है और एक ऐसा मिनरल होता है दोस्त जिसके अंदर इंप्योरिटीज होती है, सॉरी, और एक ऐसा मिनरल होता है भाई जिसमें ना मेटल्स के अमाउंट ज्यादा होता है। तो अगर इस मेटल्स के अमाउंट ज्यादा होने के कारण अगर इसमें जो इंप्योरिटीज है, इन इंप्योरिटीज को हम लोग गैंग कहते हैं, गैंग मतलब जो हमारे काम की चीज नहीं है ना, उसको हम अगर अलग कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास मेटल बच जाएगा। तो इसीलिए हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, उसकी अलग अलग प्रोसेस होती है मेरे दोस्त, है ना, इसकी अलग अलग प्रोसेस होती है, इनको अलग अलग एक्टिविटी से, अलग अलग सीरीज से हम लोग अलग कर सकते हैं। मीडियम रिएक्टिव को कैसे करते हैं इसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा एक ना, ये तरीका है बच्चा टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। ये देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इसके लिए आपको पूरा अलग रिफाइनिंग कैसे होती है इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम लोग। उसके बाद आ रहा है कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है बच्चा जंग लगना। क्या होता है दोस्त, बहुत सारी मेटल्स होती है ना, वो नमी और पानी के साथ, भाप के साथ रिएक्शन कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना, ठीक है ना। तो यही कहानी यहां पर अपने समझाई गई है कि सर बहुत सारी मेटल्स होती है जिनको क्या, देखिए लोहे की अगर इसको पानी में रखेंगे तो जंग लग जाएगा इसको, है ना। तो अब जो कोरोजन हो गया, तो इस कोरोजन से बच कैसे सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो सर ये जो मेटल हैं इनको हम पानी और भाप के कॉन्टेक्ट में ना आने दो, कॉन्टेक्ट में ना आने दो। इसका मतलब हम क्या करें, हम करें इसके ऊपर सर पेंट कर दो, पेंट कर दिया, या इसमें एक बहुत बढ़िया प्रोसेस होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या कर दो सर, इसके ना गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन क्या है कि इसके ऊपर ना जिंक और क्या बोलते हैं इसको, क्रोमियम की ना प्लेट चढ़ा दो इसके ऊपर, ताकि जो पानी है वो सीधा लोहे के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा और रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह की चीजें, या फिर इसके अंदर क्या मिला दो, दूसरी धातु मिला दो। दूसरी धातु मिलाएंगे तो इसको एलोय कर दें, जिस तरह स्टेनलेस स्टील मैंने आपको बताया, ठीक है, नहीं बताया तो बता दूंगा। स्टेनलेस स्टील क्या होता है, इसमें जंग नहीं लगता क्योंकि इसमें बहुत सारी मेटल नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे उसमें जंग नहीं लगता, वो पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता और वो स्ट्रॉन्ग बन जाता है, ठीक है। ये कह रहा है निकल और क्रोमियम को अगर ऐड कर दिया जाए लोहे के अंदर तो वो उसके अंदर उसमें जंग लगने से रोकता है। सर ये कुछ तरीके होते हैं, इसीलिए तो अपने बहुत सारे ऐसे लोहे की चीजें होती है, जिस तरह अपने बर्तन है, बहुत सारे लोहे के ऐसे बर्तन हैं जिनको जंग नहीं लगता, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको जंग लग जाता है। जंग लग जाता है उसके अंदर आयरन होता है, कार्बन होता है, जिसमें नहीं लगता उसमें निकल होता है, क्रोमियम होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये भी एक तरीका है कि हम इनको ना दूसरी मेटल्स के साथ मिला दें जिससे इनको जंग नहीं लगे। इस तरह कॉपर है, तांबा पिघल, तांबा खराब हो जाता है, जिंक अकेला खराब हो जाता है, तांबा और जिंक को मिलाकर पित्तल बना दे, पित्तल कभी खराब नहीं होता। तो ये एलोय बनाने का जो तरीका है ना दोस्त, ये बहुत बढ़िया तरीका होता है। एंशियंट हिस्ट्री से ही ऐसी चीजें चलती आ रही है दोस्त, प्राचीन समय से ही ऐसी चीजें चलती आ रही है बच्चा। द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास एक ऐसा आयरन पिलर है जिसको कभी जंग नहीं लगता साहब, है ना। 6 टन का वो जिसमें 1600 साल पुराना है ये जो पिलर है, ये 1600 साल पुराना है दोस्त, इसको कभी भी जंग नहीं लगता। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये एलोय है सर, मिश्र धातु का बना हुआ है ये, है ना। किसका बना हुआ है, ये मिश्र धातु का बना हुआ है। तो यानी कि हम लोग पहले से जानते थे कि अगर हम लोग दो अलग अलग धातुओं को मिलाते हैं, मेटल्स को मिलाते हैं, तो उनके अंदर कोरोजन नहीं होता, ठीक है ना। ओके ओके।
तो ये कुछ चीज़ें थी मेटल नॉन मेटल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने साथियों के साथ, और कमेंट करके बता देना कि अगली वीडियो किसकी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।